मुझे मैं नहीं मिला। ये लाइन मैंने कुछ दिन पहले एथिक्स क्लास करते हुए पीयूष कुमार सर से सुनी और ये मेरे ज़हन में बस गई, क्योंकि बात बहुत सच है। जब हम किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं या फिर जीवन में कुछ भी काम शुरू करते हैं और हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, तो हमें जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचने में बहुत देरी हो जाती है। और वही अगर कुछ कोई हेल्प कर देता है, गाइड कर देता है, तो बहुत आसानी हो जाती है हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में। तो ये लाइन सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर बीट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, हमें पहले से क्या-क्या चीज़ें अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, अपने अंदर उतारनी चाहिए, ताकि जब हम प्रिपरेशन शुरू करें, तो हमें दिक्कत ना हो और स्मूथली हम प्रिपरेशन में सेल थ्रू कर सकें और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या-क्या आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले। तैयारी शुरू करने से पहले बहुत चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए, आपको अपने अंदर चीज़ें उतार लेनी चाहिए, ताकि जब आप तैयारी करना शुरू करें, तो आपको बहुत आसानी हो। तो मैंने सारे पॉइंट्स को 5 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है और उनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, जिन-जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वो जो 5 टॉपिक्स हैं, मेंटली, फिज़िकली, सिस्टमैटिकली, एकेडमिकली एंड सोशली, इन 5 चीज़ों को आपको बेसिकली ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। मेंटल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपका फ़ोकस अपने पढ़ाई पर रहे, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जो यूपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी चीज़ का, उस पर फ़ोकस आपका बना रहे। और मैं बहुत एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और आस-पास लोगों को नोटिस करके भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, या फिर आप बस बेसिकली जॉब कर रहे हैं और आप अचानक से प्रिपरेशन में स्विच हो जाएँगे, तो इट इज़ डैम डिफिकल्ट फॉर यू। इट्स नॉट एट ऑल ईज़ी। आपको पहले अपना फ़ोकस बनाना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि आज मैं बैठा और आज से ही मैं 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ने लगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी डे और इससे होगा कुछ नहीं, आप बर्नआउट हो जाएँगे। सो इससे बेटर है पहले आप अपना फ़ोकस डेवलप करें। ये बेसिकली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं किसी भी चीज़ की, चाहे कॉलेज से निकल कर या फिर जॉब छोड़कर, जैसे भी आप अगर तैयारी के फ़ेज़ में आने वाले हैं। तो ये बेसिकली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आपको अपना फ़ोकस बिल्ड करना है। फ़ोकस बिल्ड कैसे होगा? उसके लिए आप मेरी पोमोडोरो वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको डेली कुछ समय तक प्रयास करना है, बैठकर कोशिश करनी है कि आप पढ़ पा रहे हैं फ़ोकस्ड मैनर में। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे और आपकी तैयारी कभी ढंग से नहीं हो पाएगी और आप कभी भी सक्सेस या फिर कह सकते हैं कि आप सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर पाएँगे, अगर आपका फ़ोकस आपकी किताबों में या फिर आप जो पढ़ रहे हैं उसमें नहीं रहेगा तो। तो जो मेंटल लेवल पे हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है वो है फ़ोकस। फ़ोकस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक है पोमोडोरो। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पिन कर दूँगा। और उसके बाद फ़ोकस इम्प्रूव करने के लिए, फ़ोकस इंक्रीज़ करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप डेली आधा-आधा घंटा मेडिटेशन करें। यू कैन स्टार्ट विथ बेयर मिनिमम 5 मिनट्स एंड विथ टाइम यू कैन इंक्रीज़ इट। मेडिटेशन से आपका ब्रेन काम रहेगा, आप ज़्यादा देर तक फ़ोकस कर पाएँगे। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में जो और थॉट्स आ रहे हैं दुनिया के, वो नहीं आएँगे, वो कम होंगे धीरे-धीरे। यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन योर ब्रीथिंग व्हाइल मेडिटेटिंग। इट विल हेल्प यू अलॉट इन मेंटेनिंग योर फोकस। देन आप प्रिपरेशन में घुसते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत बोरियत होगी, क्योंकि आप दुनिया से कुछ टाइम के लिए कट जाएँगे। नॉट इन द सेंस कि आप एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। आप रहेंगे आइसोलेशन में, आप दुनिया से कनेक्ट रह सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड सेंस। और इसके कारण आपको बहुत बोर्डम फील होने वाला है मेंटली। रीज़न बीइंग, अभी तक आप बहुत लोगों से सोशली मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, दुनिया जहान की चीज़ें जान रहे थे, सब कर रहे थे, बट अचानक से आप एक ऐसे फ़ेज़ में आने वाले हैं, एक ऐसे ज़ोन में आने वाले हैं, जहाँ ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे डेली आपको अपनी किताबों के साथ टाइम बिताना है। आपको डेली कंसंट्रेटेड मैनर में पढ़ाई करनी है, उनको रिवाइज़ करना है और डेली अगर आप ये शेड्यूल फ़ॉलो करेंगे तो फॉर श्योर बोरियत होगी और इसी बोरियत को झेलने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपको फ़ोकस्ड रहना है। और अगर आप ये बोरियत नहीं झेल पाते हैं, तो आप मेंटली बहुत टॉर्चर्ड फ़ील करेंगे और हो सकता है धीरे-धीरे आपको बहुत एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आने लगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए बोर्डम को कोप करने के लिए ही आपको मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन से आपका बोर्डम भी कोप होगा और साथ ही साथ आपका फ़ोकस भी इंक्रीज़ होगा। बोर्डम प्रिपरेशन जर्नी का एक पार्ट है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएँ आप, उतना बढ़िया है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करने में जितना डिले करेंगे, आप खुद को बस फ़ूल करेंगे, क्योंकि बोर्डम होता है, बिना बोरियत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बस डेली पढ़ लूँगा या निकाल लूँगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। You have to daily study same thing again and again, have to revise again and again. Multiple times you have to revise, and with time you will start feeling boring. But it is
part of the journey and you have to cope with it. Otherwise, you will be burned out and you will not be able to study and you will not be able to crack any examination for which you are preparing. दूसरी चीज़ आती है फिजिकली एक्टिवनेस. अगर आप तैयारी करना शुरू करने वाले हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपना एक स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें. विदाउट स्लीप शेड्यूल आपको बहुत दिक्कतें होंगी. हमारे ब्रेन को हैबिट होनी चाहिए डेली सेम टाइम पे उठने की, सेम टाइम पे सोने की. रीज़न बीइंग क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रिलिम्स के पेपर की स्पेसिफिक टाइमिंग है, मेंस के पेपर की स्पेसिफिक टाइमिंग है दिन की और शाम की. अगर आपका ब्रेन एटलीस्ट उन स्पेसिफिक आवर्स में एक्टिव नहीं रह पाता है तो यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज while preparation and in while examination also. That's why you should maintain a sleep cycle. Let's say आप 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे. According to your body pattern, you should have minimum of 6 to 8 hours of sleep and you should be able to focus in specific hours of the day. Let's say आप 6 बजे उठ रहे हैं तो अगर आप 8 बजे से भी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो दिन में कम से कम 2 से 3 स्लॉट 2-2, 3-3 घंटे के होने चाहिए जिनमें आप पर्टिकुलरली एक जगह बैठकर पढ़ पा रहे हैं. और इसी से रिलेटेड सेकंड चीज़ आती है स्लीप के बाद, वो है एनवायरनमेंट. हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है. आपको कोशिश करनी है कि डेली आप एक सेम जगह बैठकर पढ़ पाए. हमारा ब्रेन सिमुलेट हो जाता है उस जगह से और जब हम वहाँ बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है पढ़ाई के लिए. डेली हम जगह चेंज नहीं कर सकते. आपको एक जगह रहकर बैठकर पढ़ाई करनी है और एक जगह बैठते बैठते ही आपको हैबिट भी बनेगी सिटिंग की. ग्रेजुअली आपकी सिटिंग इंप्रूव होगी और इसमें पोमोडोरो बहुत हेल्प करेगा. ऐसा नहीं होगा कि आज आप पढ़ने बैठेंगे और आप आज ही 8 घंटे की पढ़ाई करने लग जाएंगे. आपको धीरे धीरे ये चीज़ इंक्रीज करनी पड़ेगी. स्टार्टिंग में आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के भी आप थक जाएंगे. धीरे धीरे आप 3 घंटे पढ़ के थकेंगे और धीरे धीरे करते करते ये 8 से 10 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए आपको अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखना है. डेली आपको सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, क्योंकि ये जब तक आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप मेंटली एक्टिव नहीं हो पाएंगे, फिजिकली आप एक जगह पे नहीं रह पाएंगे, आप लथार्जिक फील करेंगे. सेकेंड थिंग, आपको अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है. जहां आप डेली पढ़ते हैं वहीं बैठ के आपको पढ़ना है. बार बार जगह चेंज नहीं करनी है. अनटिल एंड अनलेस आपको फील हो रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए जगह बदलनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं. बट ऑन डेली बेसिस यू शुड बी एट अ स्पेसिफिक प्लेस टू स्टडी. उसके बाद सेटिंग हैबिट का आपको ध्यान रखना है. सेटिंग हैबिट धीरे धीरे इंप्रूव करनी है. देन आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना है. यू शुड अवॉइड जंक फूड. यू शुड हैव प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मील, सो your brain and body will feel energetic and not lethargic. If you'll have more junk food, you will for sure feel lethargic. You may have some gut related issues or anything in the body. भगवान करे आपको कुछ ना हो, बट अगर आप जंक फूड कंज्यूम करेंगे या फिर इधर उधर का खाना खाएंगे तो फॉर श्योर दिक्कतें हो सकती हैं और ये आपको अवॉइड करना है क्योंकि प्रिपरेशन में एक एक दिन भी मैटर करता है. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड मेंटल थिंग्स एंड फिजिकल थिंग्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स सिस्टमैटिक थिंग इन विच schedule comes. You should have a fixed schedule like we have discussed previously about sleep cycle. You should have a fixed schedule also, not एकदम टाइम बाउंड शेड्यूल की 8 से 10, 8 से 11 ऐसे नहीं, बट एक रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि सुबह 8 से 11 के बीच में मैं कम से कम 3 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या करूंगी. उसके बाद 1 से 4 के बीच में मैं 2 घंटा पढ़ाई करूंगा. ऐसे आपको एक टाइम बना लेना है, पार्ट लेना है. जैसे कि 24 घंटे होते हैं, अगर आप 8 घंटे की सो रहे हैं, यू हैव 16 आवर्स इन योर हैंड. आपको उन 16 घंटों में अगर 2 से 3 घंटे आप हटा भी दें, यू हैव 13 आवर्स, लेट्स से 12 आवर्स. उन 12 घंटे में कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है या आपको कोशिश करनी है कि हम 10 घंटे पढ़ पाएं, इंक्लूडिंग ब्रेक्स एंड ऑल. एंड विथ टाइम यू हैव टू इंक्रीज दिस, अदरवाइज माई फ्रेंड यू विल फॉर श्योर फेस डिफिकल्टी इन योर प्रिपरेशन जर्नी. Then you have to stay away from distractions. You should keep your phone aside. You can use this kind of a phone. If you have an Android phone or an iOS phone or a tablet, you should only use those things at par of your study and for nothing else. You should avoid Netflix, Instagram and all until you are selected in the respective examination you are preparing for. Because अगर आप distracted रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. और जो मेन गोल है हमारे ब्रेन का प्रिपरेशन जर्नी में, वो ये है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना. इसमें हेल्प आपकी स्लीप करेगा और इसके अलावा आपका शेड्यूल करेगा. और डिस्ट्रैक्शन लेस रहेंगे आप, तभी आप ये चीज़ें अचीव कर पाएंगे. क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ाई करके उठे और आप तुरंत फ़ोन चलाने लगे, कुछ और करने लगे, तो आपके ब्रेन में जो वो चीज़ें स्टोर होनी चाहिए थी, जो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा. और इन लॉन्ग टर्म यू विल फेस डिफिकल्टी. आपको लगेगा कि आज मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने लेक्चर्स देख लिए. और लेक्चर्स देख लेना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उसको अपने ब्रेन में उतारना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिविजन से रिलेटेड, वो है एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है.
मैं इस वीडियो में एक्टिव रिकॉल पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं जल्दी एक दूसरी वीडियो लाऊँगा जिसमें एक प्रॉपर रिवीजन टेक्नीक, एक एक्टिव रिकॉल को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊँगा कि रिवीजन कैसे करना चाहिए एक फ्रीक्वेंट गैप्स पर, ताकि आपके ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जा पाए। इसके बाद अगली चीज़ पे हम बात कर लेते हैं जो कि एकेडमिक्स से रिलेटेड है। अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम को जान लेना चाहिए अच्छे से। इट इज़ बेटर टू नो योर बैटलफील्ड बिफोर द वॉर। So you should know the syllabus of the examination, you should know the PYQs, and you should know the patterns or the themes which are repeating in the examination. For those, you should thoroughly go through the syllabus and the PYQs, and on later stages you can include note making and all. Note making is also an important part of your preparation, and you should at least practice how we should make notes. हमें नोट्स जैसे हम कॉलेज या स्कूल में बनाते थे वैसे नहीं बनाने हैं। इस पर भी मैं ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि नोट मेकिंग भी एक कला है। आप सोच रहे हैं कि हमने जो पढ़ा उसी को हम उतार लेंगे, तो आप बस वहाँ से निकाल के यहाँ उतार रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। उसकी एक टेक्निक होती है जो विथ टाइम आप खुद भी सीखेंगे, और मैं भी आपके लिए फॉर श्योर एक वीडियो आगे आने वाले टाइम में लाऊंगा। सो अकेडमिक्स में हमें ध्यान रखना है कि हम सिलेबस अच्छे से देखें, PYQ अच्छे से देखें, ताकि जब हम असल प्रिपरेशन में उतरें तो पहले से हमें ये चीज़ें क्लियर हों, ताकि जब हम पढ़ रहे हों तो हम रिलेट कर पाएंगे सिलेबस के इस टॉपिक से ये मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और इस टॉपिक से ये PYQ हाई है, तो ये टॉपिक मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टॉपिक मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है हमारे सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। देखिए, हमारे पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस वर्ल्ड, बट इफ यू आर गोइंग टू एंटर योर प्रिपरेशन स्टेज, so you should know beforehand it is not going to be easy while you are preparing for the examination, be it UPSC, be it SSC, be it JEE, be it NEET, be it any examination in this world. If you are going to prepare, you have to get isolated for some time, and isolation in a healthy way. If you are studying for 8 hours, you should give 1 to 2 hours to your family, to your friends, but it is not should be like that कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बिता रहे हैं, वरना फिर वही बात आ जाएगी कि जो आपने पढ़ाई की वो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आपको दिन में एक स्पेसिफिक स्लॉट देना है कि इस टाइम पे मैं अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, या फिर जो भी आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस है उनसे आप डील करेंगे। या फिर मान लीजिए आपको पढ़ते वक्त याद भी आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे इनसे बात करनी है, तो यू जस्ट राइट इट डाउन एट अ प्लेस एंड डू इट लेटर, नॉट व्हाइल यू आर स्टडीइंग। And you should plan your journey beforehand you enter this preparation, be it UPSC or any preparation. I am specifically right now talking about UPSC regarding planning. देखिए, ये जर्नी आसान नहीं है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कब किसका ये एग्ज़ाम निकलेगा, और हमें ये भी नहीं पता होता कि जो हम कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी करने की सोच रहे हैं या आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं बिफोर हैंड प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को बैठने के काबिल बनाइए, अपना ब्रेन फोकस बनाइए, सीधा प्रिपरेशन में मत घुसिए, क्योंकि अगर आप सीधा प्रिपरेशन में घुसेंगे तो आपको बाद में इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, और ये दिक्कतें अगर आपको प्रिपरेशन के दौरान आएंगी तो आप बर्नआउट फील करेंगे और धीरे धीरे आप प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और आप प्रिपरेशन में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है अपने स्टार्टिंग डेज में। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसीलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे इन शब्दों से, मेरी इस वीडियो से किसी एक को भी हेल्प हो जाएगा तो मेरा काम यहीं बन जाएगा। और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को एंड करते हुए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, वो है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आप साउंड नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से पहले आपको अपना फाइनेंस थोड़ा सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है। इस जर्नी में कितना समय लगेगा आपको नहीं पता है। मिनिमम 2 से 3 साल आप मान कर चलिए कि आपको UPSC को देने पड़ेंगे। अगर आपकी फैमिली इतनी साउंड है कि आप 2 से 3 साल इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए, वरना पहले आप अपना कुछ फाइनेंशियल बेस बनाइए, फिर आप इस एग्ज़ाम में घुसिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को ये रियलाइज़ बाद में होता है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़, कम से कम आप मान कर चलिए, अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपया ऑप्शनल CSAT GS जोड़कर लग जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी लेंगे तो कम से कम आपको 70-80 हज़ार रुपये इसी में लगेंगे, किसी भी ऑनलाइन डिसेंट कोचिंग का आप कोर्स लेंगे तो, इंक्लूडिंग ऑप्शनल एंड CSAT एंड GS एंड ऑल। और अगर आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने घर से रहकर कहीं भी आज के डेट में इंडिया में तैयारी कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली खर्चा आएगा। और 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का मतलब है लमसम 1.5 लाख रुपए
साल का। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि 1.5-2 लाख रुपए साल के खर्च कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली आपको दे पा रही है, तो फॉर श्योर आप इस तैयारी में घुसिए। वरना मेरे अकॉर्डिंग पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए, फाइनेंशियली स्टेबल होइए, उसके बाद इस एग्ज़ाम में आइए, क्योंकि इट इज़ नॉट एट ऑल एन एग्ज़ाम which only test you mentally. This will test you mentally, physically, emotionally, and financially also. So this was from my side to you all. I hope this video will help you a lot. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो फॉर श्योर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यू डोंट नीड टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन टुमारो। First, become a UPSC aspirant and then start your journey. With this, all the best to all of you. See you in the next one. Until that, namaste.